गंभीर वेलकम करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल द गाइडेंस बडी पर। आज की इस वीडियो के साथ हम एक करियर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां हम CA, CS, CMA, BBA सारे ही करियर ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि जिन भी स्टूडेंट्स के जो भी सवाल हैं करियर रिलेटेड जो डिलेमास हैं वो इस सीरीज के साथ दूर हो सके। तो आज की फर्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी। CA कौन होता है, CA कौन कर सकता है, CA में कितने लेवल्स होते हैं, कितनी कॉस्ट आ जाती है करने में और CA बन जाने के बाद कितना पैसा मिल जाता है। तो इन सारे ही सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने कुछ डिस्कशन पॉइंट्स बनाए हैं स्टूडेंट से बात करने के बाद कि जो भी स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं वो मैंने सारे ही यहाँ पे लाइन डाउन किए हैं। बट आपको लगता है कि इसके बाद भी कोई सवाल आपका रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम क्या क्या आज पॉइंट्स अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला इसमें है हमारा व्हाट इज़ अ CA और व्हाट डज अ CA डू। फर्स्ट हमारा ये रहेगा व्हाट इज़ अ CA, What does a CA do? पहला सवाल ये रहेगा। नेक्स्ट रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है फॉर डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। नेक्स्ट उसके बाद आता है मिनिमम परसेंटेज कितना रिक्वायर्ड होता है फॉर डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी। 12th में कितना परसेंटेज चाहिए या फिर अगर आप डायरेक्ट एंट्री स्कीम से इसको कर रहे हैं तब कितना परसेंटेज हमको चाहिए होगा। इसके बाद आता है कि क्या नॉन मैथ स्टूडेंट जो होते हैं वो CA कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके बाद है कि CA कोर्स टफ है कि नहीं, जैसे कि आजकल बहुत YouTube पे वीडियोस आती हैं कि CA बहुत आसान है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या CA वाकई आसान है कि इसमें मेहनत ज़रूर लगती है स्टूडेंट्स की, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कि क्या ड्यूरेशन क्या होती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करने की, क्या हमें CA 12th के बाद करनी चाहिए कि ग्रेजुएशन के बाद करनी चाहिए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है स्टूडेंट्स का। और इसके बाद सैलरी प्रोस्पेक्ट्स क्या है वो भी एक क्वेश्चन रहता है। तो चलिए वन बाय वन हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि क्या सैलरी प्रोस्पेक्ट रहेगा, कैसा CA कौन होता है, CA कौन कर सकता है, सभी सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि CA कौन होता है और CA कौन कर सकता है। तो फर्स्ट आप देखेंगे अगर यहाँ पर हमारी जो डेफिनेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक डेजिग्नेशन है जो ग्रांट करता है ICAI। तो ICAI ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर सकते हो। बाकी इंडिया में कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी जहाँ से आप कर पाएँ। तो आपको ICAI के पास ही रजिस्टर होना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करने के लिए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज अ डेजिग्नेशन जो ग्रांट करता है सिर्फ ICAI ही करेगा टू अ पर्सन हु क्लियर्स द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स क्लियर करने के जो 3 लेवल्स होते हैं उन 3 लेवल्स को जो क्लियर कर पाता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको बोला जाता है। अब CA करता क्या है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो CA टेक केयर करता है ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू ऑडिटिंग। तो आप जैसा जानते होंगे कि ऑडिटिंग करने का राइट इंडिया में कंपनीज का सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिला हुआ है। इंडिया में और कोई भी व्यक्ति ऑडिट नहीं कर सकता कंपनी के अकाउंट्स को, बैलेंस शीट को। जो साइनिंग होती है वो अथॉरिटी सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास होती है। जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का साइन हो जाता है फाइनेंशियल्स पे तभी उनको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोला जाता है। मतलब कि जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो तभी उसको यूज कर पाएंगे जब वो CA के द्वारा सिग्नेचर्ड हैं, साइंड हैं, ऑडिटेड हैं। तो फर्स्ट काम जो कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है, वो उसका काम है ऑडिटिंग। नेक्स्ट होता है अकाउंटिंग की सर्विसेज वो कंपनी में प्रोवाइड करता है। टैक्सेशन में हेल्प करता है, टैक्सेशन जैसे डायरेक्ट टैक्स हो गया हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। फाइनेंशियल एनालिसिस करता है, बेसिस जो बैलेंस शीट फाइनेंशियल्स होते हैं उनके फाइनेंशियल एनालिसिस करता है कि ग्रोथ कैसी है कंपनी की, क्या कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, किन एरियाज में कंपनी को लेवरेज करना चाहिए आगे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से। हमारा नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट को असेस करता है कि कंपनी के कौन से हाई रिस्क एरियाज हैं और क्या एक्टिविटीज करी जा सकती हैं कि रिस्क को मिटिगेट किया जा सके। तो बेसिकली रिस्क कम करने का काम भी, मैनेज करने का काम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। और एडवाइस भी करता है ऑन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कंपनी का जो भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, जैसे कि लेट सपोज कंपनी को दूसरी कंपनी को एक्वायर करना है, एक कंपनी को A, कंपनी को B को, तो वो वाले मर्जर्स, एक्विजिशंस, ऐसे भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत हेल्प करता है। तो
तो ये सारे काम होते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के, यही नहीं होते, इसके अलावा भी बहुत काम होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिखे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्राइमरीली करता है। चलिए इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी। मिनिमम परसेंटेज कितना रिक्वायर्ड होता है और नॉन मैथ स्टूडेंट्स भी क्या ये कर सकते हैं कि नहीं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डूइंग सीए, तो पहले आप ये समझ लें कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम का हो, 12th में उसने के पास चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकता है, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। क्या नॉन मैथ स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फाउंडेशन कोर्स में एक मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है, वो भी बहुत इजी होता है, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप स्टडीज सही से करेंगे। आप अगर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो आप कोचिंग भी अगर लेना चाहें, अगर आपको बिल्कुल ही बेसिक मैथ्स में भी प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो बेसिक मैथ्स भी अगर आपका क्लियर है तो ये आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो। नेक्स्ट हमारा है आफ्टर 12th स्टूडेंट शुड गेट पासिंग मार्क्स इन 12th। तो इसमें ऐसा कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं है, अगर आपके मिनिमम 33% मार्क्स भी हैं 12th में तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है ग्रेजुएशन, जो आफ्टर ग्रेजुएशन जो डायरेक्ट एंट्री स्कीम से करते हैं, तो वहाँ पे आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए होते हैं। कॉमर्स जिन्होंने कॉमर्स से अपनी ग्रेजुएशन करी है उनको, अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं है, आपने किसी और फील्ड से स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन करी है, तो आपको 60% मार्क्स वहाँ पे चाहिए होंगे, ना कि 55। 5% मार्क्स आपको ज़्यादा चाहिए होंगे एलिजिबल होने के लिए डायरेक्ट एंट्री स्कीम में। डायरेक्ट एंट्री स्कीम में ये होता है कि आपको फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा जो फर्स्ट लेवल होता है, और आपको सीधा आप इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हैं, इंटरमीडिएट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये हमारा क्राइटेरिया होता है। सीए कोर्स फी के बारे में कि कितनी फीस लगती है सीए कोर्स करने में, सीए कोर्स करने के लिए कितना पैसा, तीनों ही लेवल्स पे कितनी फी हमारी पड़ जाती है। जो आईसीआई की रजिस्ट्रेशन फी या फिर एग्जाम फी भी आप कह लें, प्रोस्पेक्टस की फी या रजिस्ट्रेशन एज आर्टिकल्स असिस्टेंट की फी, जितनी भी टोटल फी है वो आईसीआई के कोर्स के लिए, हमारी आईसीआई की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए टोटल फी कितनी लगती है। तो अगर आप देखें फाउंडेशन में आपकी जो फीस लगती है वो आएगी टोटल रजिस्ट्रेशन की 9000 रुपीज़ होती है, जिसमें सब्सक्रिप्शन ये आपका ऑप्शनल होता है, कार्ड भी ये भी आपका ऑप्शनल होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी 9000 रुपीज़ यहाँ पर फी लगती है। यहाँ पर अगर आप कहें रजिस्ट्रेशन इंटर के लिए, ये हमारा इंटर है, ये हमारा फाउंडेशन है, तो यहाँ पे आपकी जो इंटर में फीस लगती है, आपकी टोटल रजिस्ट्रेशन की फी आएगी, आर्टिकल असिस्टेंट की 1000 रुपये की फीस जाती है, टोटल फी आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की 18000 रुपये आएगी इंटर की। फाइनल की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन फी फाइनल में हमारी होती है 22,000 रुपीज़ बोथ ग्रुप। इस सभी में आपकी बुक्स की कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती है, बुक्स आपकी इसी फी के अंदर इंक्लूडेड होगी और आपके घर पर आएगी। आप आईसीआई के सेंटर पे जाके इंस्टीट्यूट में जाके भी ले सकते हैं। तो आपकी अगर मैं फ़ी की टोटल बात करूं तो यहाँ पे 9,000, 18,000, 27,000 प्लस 22,000 अगर मैं बात करूं आपकी, तो ये आपकी कुछ 50,000 to 55,000 की आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी पड़ेगी। इसमें एग्ज़ाम फ़ी भी अगर इंक्लूड कर लें तो, और आपकी जो 2 वीक्स की जो आपकी ट्रेनिंग्स होती है, 4 वीक्स की जो ट्रेनिंग होती है आईटी एंड सॉफ्ट स्किल्स की, अगर मैं ट्रेनिंग भी मिला दूं तो आपकी कॉस्ट कुछ आ जानी चाहिए टोटल हमारी 70,000 आपकी कॉस्ट पड़ेगी, जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है। तो ये सारी कोर्स की फ़ी है। इसमें अगर आप कोचिंग लेते हैं वो फ़ी इंक्लूडेड नहीं है, जैसे कि अगर आप फाउंडेशन में कोचिंग लेते हैं, इंटर में लेंगे, फाइनल में लेंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, कोचिंग स्टूडेंट्स को लेनी पड़ती है, कुछ सब्जेक्ट्स बहुत फेमिलियर नहीं होते हैं, तो आपकी यहाँ पे कोचिंग की फ़ी एक्स्ट्रा होगी जो डिफ़र कर सकती है। आप किन टीचर से कोचिंग ले रहे हैं, फिर भी मैं आपको एक रफ एस्टिमेट बताना चाहूँ अगर, तो फाउंडेशन की कोचिंग आपकी पहले तो काफ़ी कम था, अभी आपकी कोचिंग ये 20 to 25,000 में वेरी कर सकती है। यहाँ पे आपकी कोचिंग की 50 to 75,000 में डिफर कर सकती है, वेरी कर सकती है। यहाँ पर आपकी कोचिंग, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग ले रहे हैं, मैं आपकी तब ये फ़ी बता रहा हूँ, और यहाँ पे आपकी कोचिंग भी 50 to 75 में डिफर कर सकती है। तो ये एक रफ एस्टिमेट मैंने बताया है, फिगर्स इससे अलग हो सकते हैं, बट अगर आप इन सबको भूल भी जाएं, इन सब फिगर्स को आप भूल भी जाएं, अगर आप कोचिंग का फ़ी ना भी इंक्लूड करें, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपका
70 to 75,000 के अंदर आपकी ये कोचिंग, आपकी जो रजिस्ट्रेशन है या कोर्स फी आपकी 70 to 75,000 ही आपको यहाँ पर आएगी। तो ये आपकी आ गई कोर्स फी की बात। चलिए अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि क्या सीए कोर्स टफ है कि नहीं। सीए कोर्स टफ है कि नहीं, ये काफ़ी स्टूडेंट्स का सवाल रहता है। तो आपको मैं बता दूं, सीए कोर्स टफ है कि नहीं, हाँ जी सीए कोर्स टफ है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि सीए कोर्स बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, सीए तो 10 से भी इजी है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। सीए कोर्स टफ है ड्यू टू इस वास्टनेस ऑफ सिलेबस। सिलेबस बहुत वास्ट है और इसमें जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आप मगअप करके चीज़ें, आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल आते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जिस भी स्टूडेंट के पास है उसके लिए सीए क्लियर करना हाँ इजी हो जाता है। बट वास्टनेस ऑफ सिलेबस जो है, जैसे कि हमारा पूरा सिलेबस, कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि वो पूरा सिलेबस को कवर नहीं कर पाते। तो टाइम मैनेजमेंट और अगर प्लानिंग से इस चीज़ को किया जाए तो सीए कोर्स मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत आसान हो जाता है, बट येस कंपैरेटिवली बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में जिनकी प्लानिंग सही नहीं होती, कंसेप्चुअल क्लैरिटी सही नहीं होती, जो स्टूडेंट्स मगअप करते हैं, उनके कंपैरिजन में आपका स्कोर करने के चांसेस या पास होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप सभी ने सुना होगा कि सीए में पासिंग परसेंटेज जो होता है वो बहुत लो रहता है। तो आपकी जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी और सिलेबस का कवरेज, ये आपके बहुत मेजर पॉइंट्स रहते हैं। और जो लास्ट डे हमारा एग्जाम से पहले होता है, उस दिन भी आपका जो सिलेबस कवरेज है वो बहुत मैटर करता है। तो यस सीए कोर्स टफ ज़रूर है, बट इम्पॉसिबल नहीं है करना। सब स्टूडेंट्स करते हैं, अटेम्प्ट ज़रूर लगते हैं, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर देता है। तो जिसकी भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत क्लियर है, सिलेबस की कवरेज अच्छी है, टाइम मैनेजमेंट वो स्टूडेंट कर पा रहा है, और वो जो 3 आवर्स का हम एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पर भी वो टाइम मैनेजमेंट कर पा रहा है, मॉक पेपर्स पहले से अच्छे दिए हुए हैं, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी है, क्लैरिटी है चीज़ों की, तो आपके लिए सीए कोर्स कंपैरेटिवली इजी हो जाता है फ्रॉम स्टूडेंट्स हु हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल। तो ये एक यहाँ पर हमारा कंक्लूजन निकलता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड सिलेबस कवरेज, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने वाले हैं सीए कोर्स आफ्टर 12th करना चाहिए या ग्रेजुएशन करना चाहिए। तो देखिए ऐसे कोई डिफाइंड फंडा नहीं है या डिफाइंड कोई मेथोडोलॉजी ऐसा कुछ नहीं है डिफाइंड कि आप आफ्टर 12th करें या ग्रेजुएशन के बाद करें। बट आई पर्सनली फील कि स्टूडेंट्स को ये आफ्टर 12th ही करना चाहिए। आफ्टर 12th करने से आपका और कुछ नहीं, बस एक एज फैक्टर रहता है। क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप आफ्टर 12th इसको स्टार्ट करते हैं तो आप 18 ईयर्स में इसको स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर आप इसको ग्रेजुएशन में स्टार्ट करेंगे तो 18, ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करेंगे तो 18 + 3 ईयर्स आप 21 में इसको स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आपका फाउंडेशन आपको नहीं देना होगा, आपको इंटर देना होगा। इधर से भी अगर मैं 4 साल लगाऊं, आपके 4 to 5 ईयर्स लगाऊं, तो 26 में जाके आपका सीए क्लियर हो रहा है। फिर 2-3 साल जॉब में आपके जाएंगे, अच्छी जॉब ढूंढने में। तो ऐसे ही आपके करियर सेट करने में आपको 30 ईयर्स ऑफ एज हो जाता है। तो आई पर्सनली फील कि आपको 12th के बाद ही करना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने, वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने 12th ऑलरेडी कर ली थी, तब उनका वो डिलेमा में थे हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब बिल्कुल ही ऐसा कोई करियर ऑप्शन सीए करने का डिसाइडेड नहीं था, बट ग्रेजुएशन परस्यू करने के बाद उनको ऐसा लगा कि हमको चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स परस्यू करना चाहिए। उन स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट एंट्री स्कीम इज़ वेरी गुड। वो अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी बिल्कुल यहाँ से परस्यू कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसमें आपको 55% फॉर कॉमर्स, जो ग्रेजुएशन करिए कॉमर्स बैकग्राउंड से, और 60% नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को लाने पड़ते हैं फॉर डायरेक्ट एंट्री इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। तो आप किसी भी वे से जा सकते हैं, किसी भी तरीके से आके आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकते हैं। आइदर 12th के बाद भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। दैट इज टोटली अप टू यू, नो वन इज जजिंग। बट आई पर्सनली फील कि अगर आप मेरे से पूछें तो अगर आप 12th से ही आपका मूड है, ऑलरेडी डिसाइडेड है, आप ये ना तब इसके लिए तब ना रुकें कि मैं ग्रेजुएशन के बाद कर लूँगा। अगर आपके ऑलरेडी मूड है, करने का है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद भी करना ही है, तो आप आई विल रिकमेंड यू कि आप 12th के बाद ही उसको स्टार्ट कर दें। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी लास्ट स्लाइड भी है।
हमने कॉस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने सीए के बारे में डिस्कस कर लिया, सीए कौन होता है, कितने लेवल होते हैं, एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या ड्यूरेशन रहता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, सीए में कितनी कॉस्ट लगती है, सीए कोर्स टफ है कि नहीं, डायरेक्ट एंट्री स्कीम के बारे में भी हमने बात करी। लास्ट में हम बात करते हैं इतना सब करने के बाद जब आप सीए बन जाते हैं तो आप कितना, हमारी करियर प्रॉस्पेक्ट या फिर अर्निंग कितनी हो सकती है आफ्टर बिकमिंग अ सीए, यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं एक फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट की। तो सीए बन जाने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आप जॉब कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस अगर आप अपनी कर रहे हैं तो इसमें आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस अपनी सेटअप करने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपके पास, आप फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके पास क्लाइंट्स बनाने में आपको टाइम लगेगा, आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करने में टाइम लगेगा। तो इनिशियल अर्निंग प्रैक्टिस में आपकी बहुत वेरी कर सकती है, इसका कोई डिफाइंड फिगर नहीं हो सकता, आपके क्लाइंट्स पे डिपेंड कर सकता है, टोटली आपकी रीच पे डिपेंड कर सकता है। तो ये सब चीज़ें आपकी बहुत मैटर करती हैं, आपकी नेटवर्किंग स्किल्स कैसी हैं उस पर बहुत मैटर करेगा आपका प्रैक्टिस इनिशियल ईयर्स में, और बाद में जब आपकी एक बार नेटवर्किंग अच्छी हो गई तो वो आपके ऑलरेडी सेटअप क्लाइंट्स के ऊपर आप पैसा अर्न करेंगे। तो आपका प्रैक्टिस में आपका डिफाइंड अर्निंग कुछ नहीं है, वो आपके प्योरली आपके स्किल्स पे, नेटवर्किंग स्किल्स पे, आपके क्लाइंट्स के सेटअप पे डिपेंड करता है। बात करते हैं जॉब की। तो जॉब आपकी फ्रेशर सीए के लिए कैंपस प्लेसमेंट भी आईसीआई ऑर्गेनाइज कराता है। कैंपस में भी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं जहाँ पे स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, उनको जॉब ऑफर्स दिए जाते हैं, और ऑफ कैंपस भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं जहाँ पे उनको करियर प्रॉस्पेक्ट्स अपने अच्छी कंपनी में वो बना पाते हैं। तो अगर एक एवरेज सैलरी की फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें जिसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पे बहुत मैटर करती है, वो आपका बेस बनाती है कि आपने किस तरीके का काम किया हुआ है, वो आपकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आप देखिए जॉब में जो अगर कैंपस में भी आप बैठे हैं तो आपका कंपटीशन सारे ही फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट से है। तो सीए की डिग्री आपको मिल गई है, इसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर रहा है आर्टिकलशिप की ड्यूरेशन में, या फिर आपके जो अटेम्प्ट्स, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग रही है कॉन्सेप्ट्स की, वहाँ उसके बेसिस पे आपको जॉब ऑफर किया जाएगा कैंपस में या ऑफ कैंपस भी बात करें तो ये प्योरली डिपेंड करता है आपकी लर्निंग्स पे, आपके प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे, प्लस आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो भी रही है आपने सीए करिकुलम के ड्यूरेशन में। तो अगर एक मैं एवरेज सैलरी की बात करूं, जो आप गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको वहां पे भी मिल जाएगा, तो एवरेज सैलरी वेरी करता है आज के टाइम में 7 to 10 लाख्स मैं कह सकता हूं, इसके बीच में एवरेज सैलरी रहता है एक फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। एक फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए इसके बीच में सैलरी रहता है, वो प्योरली आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है, आपके प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे डिपेंड करता है। इसके बीच में एवरेज रहता है, सैलरी से ज़्यादा भी तो 12 लाख 15 लाख इसमें भी सैलरी जाती है, 20 लाख पैकेजेस इसी में भी जाते हैं, और मैक्सिमम जो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कमा सकते हैं वो उसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर भी हम एक अगर कैपिंग करना चाहें 50 लाख to 60 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट कमाते हैं ईयरली बेसिस पे। तो ये आपके अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स रहते हैं आगे आफ्टर कंप्लीटिंग सीए। तो काफ़ी ब्राइट फ्यूचर रहता है एक बार जब एक सीए बन जाता है व्यक्ति, तो उसके लिए काफ़ी ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स रहते हैं, अर्निंग के ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, तो आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो ये सभी बातें आज की इस वीडियो में हमने कवर करी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेरी अनआंसर्ड रह गई है तो कमेंट में अपनी क्वेरी ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी वो और करियर रिलेटेड ऑप्शन से होंगी, जैसे कि सीएस, सीएमए, बीबीए। वो वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके सारी वीडियोस की। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।